अर्पिता जी हैं, उन्होंने एमबीए किया हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से और विभिन्न प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है और टाटा टेलीकॉम्स में वो पूरे साउथ रीजन की हेड रही हैं और अब वर्तमान में भी वो बहुत अच्छी उसमें एमएनसी में कार्यरत हैं, बड़ी पोस्ट पर एचआर की पोस्ट पर कार्यरत हैं, एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत है और पिछले 12 सालों से वो गायत्री परिवार से जुड़ गई हैं। वो उनका विवाह भी एक गायत्री परिवार में ही हुआ और उनके परिवार से प्रेरणा पा करके वो मिशन में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। यज्ञ से लेकर सारे संस्कार उन्होंने सभी सीखे और साथ ही में ही स्कूल कॉलेजेस में जाकर के उन्होंने वर्कशॉप्स ली, छोटी छोटी बच्चियों को, हमारी कॉलेज की बच्चियों को उन्होंने ट्रेन किया और पिछले 2 वर्षों से वो गर्भ संस्कार पर विशेष रूप से कार्य कर रही है परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से और आदरणीय गायत्री शर्मा जी से उन्होंने मार्गदर्शन लिया शांति कुंज में और उसके बाद तो इन्होंने इस आयोजन को और भी गति दे दी है। तो अर्पिता जी से जानते हैं, ये तो बड़ा सूक्ष्म परिचय है, हालांकि वो इससे ज्यादा के लिए डिजर्व करती हैं, पर फिर भी समय की गरिमा को देखते हुए हम अर्पिता जी से निवेदन करेंगे कि वो आज की कार्यशाला का शुभारंभ करें। अर्पिता जी, आप अपना पीपीटी शुरू करें। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है अर्पिता, आ रही है जी दीदी। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो जैसे कि दीदी ने हमको बताया, पूर्व धारण के पूर्व की जो हमारी तैयारी होती है उसका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो इसी अभी तक जितने भी हमारे गर्भोत्सव के सेमिनार्स हमने जितने अभी 9 दिनों में अटेंड किए, उसमें हमने विभिन्न विषयों पर बात की। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन फॉर कंसेप्शन, गर्भ धारण की पूर्व की तैयारी। तो जब हम गर्भ धारण की पूर्व की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम सोचते हैं कि अगर हम उस तरीके से अगर प्रिपेयर्ड हैं तो हम पूरी तरह हमने तैयारी कर ली है। तो हम एक छोटे से प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं कि जब हम गर्भधारण की योजना बनाते हैं, जब हम अपने शिशु को इस संसार में लाने के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम नॉर्मली हम विचार करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम अपने गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो हम यूजुअली ध्यान दें कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, हम कौन से डॉक्टर्स, कौन से मैटरनिटी सेंटर्स, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करेंगे। तो यूजुअली ये सारी जो चीजें होती हैं, ये अगर हम थोड़ा बहुत अगर बैलेंस कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने आगे आने वाले बच्चे के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये हमारी लाइफ का सबसे खुशनुमा और बहुत सौभाग्य का विषय होता है कि हम एक अच्छे बच्चे को जन्म दें, जिसमें अच्छे संस्कार हो, जिसका अच्छा स्वास्थ्य हो। तो जब हम इतने अद्भुत लक्ष्य के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या सिर्फ इतनी ही चीजें करना, क्या मतलब उसके लिए उसका समाधान होगा? उसका नहीं होगा। तो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आती हैं ये हमारे प्लानिंग फेज में ये हमारा प्लानिंग कहलाता है। जब हम प्रिपरेशन बोलते हैं तो प्रिपरेशन एक स्टेप अहेड जाके होता है कि इन सब के साथ साथ हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो अपने आप को तो हेल्दी रखना ही रखना है खुद के स्वास्थ्य के लिए, पर आगे आने वाले बच्चे के लिए हमें अपने आप को शारीरिक रूप से बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरा होता है हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनको हम आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में समझेंगे। फिर है हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे हस्बैंड वाइफ में कितना अच्छा सामंजस्य है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि
कितना ज्यादा जरूरी है प्री प्रिपरेशन और क्यों जरूरी है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर धान का खेत है। ये बहुत अच्छी फसल, मतलब बहुत अच्छी और हेल्दी क्रॉप है जो किसान को मिली है। लेकिन अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो हम ये जानेंगे कि किसान की महीनों की मेहनत के बाद जाकर उसे इतनी अच्छी फसल मिलती है। धान लगाने से लेकर उसके पकने तक बहुत सारे बहुत दिन रात का उसका मेहनत होता है किसान का, तब जाके इतनी अच्छी फसल हमें मिलती है। लेकिन जो भी किसानी को थोड़ा और डिटेल में अच्छे से जानता हो, वो मेरे साथ सहमत होगा कि सिर्फ इतना ही लाइफ साइकिल नहीं होता अच्छे धान को पाने के लिए, अच्छी किसी भी अच्छी फसल को पाने के लिए। उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। उसकी शुरुआत होती है गर्मियों से। जब किसान अपने खेत को तैयार करता है, खेत को तैयार करता है मतलब किसी भी बंजर, हम सभी जानते हैं किसी भी बंजर पड़ी हुई जमीन पर, अनउपजाऊ जमीन पर हम अच्छे धान की फसल बिल्कुल भी नहीं उगा सकते हैं। तो जो किसान रहता है वो गर्मियों से सबसे पहले अपने खेत को तैयार करता है, उसके अंदर जितने भी वीड्स हैं, जितने भी खरपतवार हैं, उनको निकालता है, उसको लेवल करता है, उसके अंदर खाद डालता है और फिर समय समय पर उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उसको फर्टाइल बनाने के लिए उस जमीन को तैयार करता है। उसी तरह से जब हम चाहते हैं कि वो धान की तरह, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में भी वो सारी क्वालिटीज हो जो हम चाहते हैं, वो फिजिकली हेल्थी हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्टेबल हो, तो हमें भी अपने आप को, जमीन मतलब हम, तो हमें भी अपने आप को उतने ही अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है सीड की क्वालिटी। कि जब हम अगर चाहते हैं कि धान का हमारी फसल बहुत अच्छी हो, तो उतना ही अच्छा हमारा बीज भी होना चाहिए। तो बीज में 3 एस्पेक्ट्स आते हैं कि उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कैसा है, कि जर्मिनेशन मतलब कितने परसेंट जो सीड्स हैं जो हमने लगाए हैं, जो हमने बोए हैं, वो जर्मिनेट होंगे। दूसरा, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, अगर उनमें कुछ भी बीमारी है तो वो हमारी पूरी फसल को खराब कर देगा। और तीसरा है हमारा ग्रोथ, कि उसका ग्रोथ रेट कितना अच्छा है। तो उसी तरह अगर हम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझें, अगर हम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझें, तो जो हमारे बीज हैं जिससे हमारे बच्चे का निर्माण होता है, वो है हमारे पिता और माता के एग्स और स्पर्म्स, राइट। तो अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सारे के सारे हमारे बच्चे के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में और आगे उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम पहले जैसे हमने जर्मिनेशन परसेंटेज देखा, वैसे अगर हम हमारे केस में देखें तो वो होगा फर्टिलिटी परसेंटेज। मतलब हम माता पिता कितने ज्यादा फर्टाइल हैं। अगर फर्टिलिटी अच्छी नहीं है या कम है तो हम पहला ही स्टेज क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, राइट। दूसरा है जिसकी हमने बात की थी, है कि फ्री फ्रॉम डिजीजेस। अगर हमारे जो भी हमारे लाइफस्टाइल के कारण, हमारे हैबिट्स के कारण, XYZ कोई भी रीजन के कारण अगर हम में कोई भी बीमारी है या कोई भी एबनॉर्मलिटीज हैं, तो वो सारी की सारी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब हम गर्भ धारण कर रहे हैं, तो वो उस समय वो सारी बीमारियां हमारे बच्चों में पास ऑन होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर हम ही हेल्दी नहीं हैं तो हमारे बच्चे के हेल्थ पे भी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमने समझा कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, तो इसका एक सिंपल एनाटॉमी में समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे स्पर्म्स और एग्स का एनाटॉमी है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया को एक बहुत ही सिंपल शब्दों में समझे तो वो एक एनर्जी हाउस बोल सकते हैं, पावर हाउस बोल सकते हैं हमारे स्पर्म का और एग्स का। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसको मूव करने में, उसको स्विम करने में और फर्दर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में उसको वो हेल्प करता है। और जो मदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो जो रहता है वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। और दूसरा पार्ट है इम्पोर्टेंट, वो है उसका डीएनए। तो जो हम सबको पता है कि जो डीएनए होता है उसी से हमारे बच्चे का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेज पे अगर हमारे अंदर हमारे मतलब माता पिता के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज या कुछ भी इश्यूज हैं, तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन हमारे एग्स और जो स्पर्म्स हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो एग्स और स्पर्म्स में जो भी क्रोमोसोम रहेंगे उससे वो बीमारियां आगे पास ऑन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो अब हम ये थोड़े से फैक्टर्स देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्स और हमारे स्पर्म्स के हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले
जब हम ये सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ मदर की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा प्री कंसेप्शन है। तो ये जो भी चीजें हम बात करेंगे ये एज अ कपल, मतलब जो जितना रोल मदर के हेल्थ का या दूसरी चीजों का रहेगा उतना ही फादर का भी रहेगा। तो हम ये दोनों के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जब हम जिस चीज की बात करें वो है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ मतलब दोनों में से, मदर या फादर में से अगर कोई भी ओवरवेट है, अंडरवेट है, अगर कोई भी टाइप की उनको उनकी एज ज्यादा है, डाइट अगर उनका न्यूट्रिशन अगर पूरा नहीं है, इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारे एग्स और स्पर्म्स के प्रोडक्शन में, उसके हेल्थ में और उसकी मोबिलिटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है हमारा थॉट प्रोसेस, या जिसको हम बोलते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कैसे इम्पैक्ट करता है इसको हम बहुत डिटेल में आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अल्कोहल, स्मोकिंग और एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। अगर मदर या फादर में अगर कोई भी एडिक्शन है तो वो उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारे स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी को हैम्पर करता है और फर्दर हमारी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये तो हुआ जनरल एस्पेक्ट। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर देखें तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमारा आहार, विचार और आचार, आहार मतलब हमारा डाइट, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा लाइफस्टाइल, अगर ये सही नहीं है, और दूसरी चीज अगर हमारा निसर्ग मतलब नेचर और समय मतलब टाइम, उसके साथ अगर हमारा बैलेंस नहीं है, तो हमारे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है थ्रू अवर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, इसको हम सिंपल उसमें समझने की कोशिश करते हैं। एक अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, तो जब हमारा बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है कभी, तो हमारा सिर दर्द थोड़ी देर के लिए, उस समय हमें उस सिर दर्द की तरफ हमारा ध्यान उतना ज्यादा नहीं जाता है। हमने पुराने स्टोरीज भी पढ़ी है, अगर हमने झांसी की रानी की अगर स्टोरी पढ़ी हो, तो जब उनका आखिरी युद्ध था तब उनके जॉज ब्रेक हो गए थे, उनका जबड़ा टूट गया था। लेकिन क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने उद्देश्य की तरफ था, अपनी जीत की तरफ था, तो उनको उस दर्द का उतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ। तो ये सिंपल एग्जाम्पल ये समझाने के इसके लिए है कि जैसे हमारा माइंड रहता है उसके हिसाब से हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को एक बहुत सिंपल तरीके से समझें, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये अलग अलग ग्रंथियों से बना हुआ होता है। एक होता है, इसके अंदर अलग अलग ग्रंथियां होती है जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। और इन ग्लैंड्स के थ्रू, इन ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे हमारा पूरा बॉडी और पूरा हमारा एंटायर सिस्टम रेगुलेट होता है। तो अगर अपने आप स्क्रीन पे देखें तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, जो हमारे अलग अलग सोच के हिसाब से अलग अलग सिग्नल्स थ्रू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अलग अलग ग्लैंड्स को भेजता है, और उसके हिसाब से हमारी हेल्थ इम्पैक्ट होती है। तो अगर हम यूजुअली बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिविटी हमारे में बहुत ज्यादा है, हमारा मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहती है, तो उस टाइप के सिग्नल्स पीनियल ग्लैंड भेजेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से उस टाइप की जो सिग्नल्स हैं वो हमारे दूसरे ग्लैंड्स को जाके और फिर उनका जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। तो क्या होता है कि जो हमारे वीक पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं और हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो एक सिंपल उसमें हमने समझा कि कैसे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है, कि वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है और उसमें जो वीक पार्ट रहता है उसके इम्बैलेंस के कारण हमें अलग अलग बीमारियां होती है। और रिसर्च कहता है कि इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो है वो है हमारा जो मेंटल स्टेटस जो रहता है। इसलिए जब भी हम कुछ जिन्हें भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है या दे आर नॉट एबल टू कंसीव, जब वो डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही देते हैं कि आप अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कीजिए। तो आगे अगर अ, इसको हम आगे अगर इसमें हमारे कंसेप्शन के प्रोसेस में अगर समझें के थ्रू अगर हम समझें, तो ये है ऑर्गेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑर्गेनेसिस मतलब एक सेल से एक मैच्योर एग बनने का प्रोसेस, और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सेल से कंप्लीट मैच्योर स्पर्म बनने का प्रोसेस।
तो ये जो 2 प्रोसेस होते हैं और फाइनली जब वो दोनों मीट करके फर्टिलाइजेशन होता है, तो इन तीनों प्रोसेस में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अगर सही नहीं है और हमारे अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो एग्स है, स्पर्म्स हैं, उनके प्रोडक्शन में और उनकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, एंड विच लीड्स फर्दर टू द इनफर्टिलिटी। तो जैसे हमने समझा, तो ये एक बहुत सिंपल से डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे जो भी हमारे सिग्नल्स आते हैं थ्रू अवर हाइपोथैलेमस, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को उसी टाइप के सिग्नल्स आगे देते हैं, और वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उस टाइप के उस टाइप के हार्मोन्स वहां से रिलीज होते हैं जो कि हमारे स्पर्म्स की प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। उसी तरह जैसे हम जो भी लेडीज रहते हैं उनमें भी वही होता है कि अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशन में है तो उस टाइप के हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होंगे, और जो हमारे जैसे हमको ओव्यूलेशन के टाइम जो भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स जैसे हम जानते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम उस टाइम अगर हम स्ट्रेस्ड में अगर ज्यादा रहते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारा जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस, मतलब काफी लेवल तक इम्बैलेंस हो जाता है। उसके कारण ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो आपके जो अलग अलग हार्मोन्स जिस लेवल पे होने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो या तो आपका एग प्रोड्यूस नहीं होता है या तो फिर आपका ओव्यूलेशन साइकिल जो है वो बहुत डिले हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपकी आप फर्टाइल आपकी जो फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो जब हमने समझा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो कैसे हमारे पूरे स्पर्म एग्स के फॉर्मेशन को और उसकी क्वालिटी को, उसके सारे प्रोसेस को, पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि मतलब अब नाउ इज द टाइम आई वांट टू कंसीव, तो अब क्या सडनली ओवरनाइट क्या हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, वो बिकॉज जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट कैन नॉट ऑटो रिपेयर इटसेल्फ। तो एक अगर हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, हमारा रूटीन ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, तो भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को एक हेल्दी स्टेट में आने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का सीरियस एफर्ट लगता है। और अगर हमें कोई इश्यूज हैं, जैसे अगर कोई हमारा थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, या हमें डायबिटीज है, या कोई दूसरी टाइप की अगर मतलब प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं या साइकोसोमेटिक डिजीजेस टाइप में अगर कुछ है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी को और ज्यादा समय लग सकता है। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो इसमें अपना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स की हमने एक स्पेशल क्लास अटेंड की थी 23rd को। रिस्पेक्टेड डॉक्टर संगीता सरस्वती दी ने इसको बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया था हमें कि कैसे एपिजेनेटिक्स हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और कैसे उससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर हम यहाँ समझें तो इसमें तो हम यहाँ पे बहुत एक सिंपल शब्दों में जो भी नए लोग हैं उन लोग के अगर सिंपल समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा डाइट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके कारण जो हमारी जीन्स रहते हैं उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, राइट? तो वो जो जीन्स होते हैं उनके वो ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उनका जीन्स का भी जो भी रिएक्शन रहता है वो हमारे अंदर शायद उस टाइम विजिबल ना हो, लेकिन जो उसको जो जीन्स के रिएक्ट करने का जो प्रोसेस है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस फेज में जब हम कंसीव अगर करते हैं, तो वो लेटर ऑन हमारे बच्चों के हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम बहुत एक सिंपल अगर उसमें समझें, तो जैसे हमने देखा था कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस जो एक सेल से एक मिच्योर स्पर्म बनने का जो प्रोसेस था, जो हमने पहले देखा था, तो जो हर एक जीन्स जो होता है वो जेनेटिकली यूनिक होता है, राइट? उसका हर एक जेनेटिक्स, उसका हर एक स्पर्म का जेनेटिक्स काफी यूनिक होता है। तो एक स्पर्म को बनने का जो एक लाइफ साइकिल होता है वो यूजुअली 64 to 80 डेज का रहता है। तो अगर हम में कोई भी एपिजेनेटिक अगर इश्यूज हैं या अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन वो हमारे बच्चे के अंदर पास ऑन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि
आपको कम से कम 4 से 5 महीने का सीरियस एफर्ट लगाना पड़ेगा इफ यू रियली वांट अ हेल्दी चाइल्ड थ्रू योर हेल्दी स्पर्म्स एंड एग्स। क्यों? जैसे हमने पहले भी अगर हम रिवाइज करें तो एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने कहा है कि मिनिमम इवन इफ यू आर हेल्दी तो भी आपको 2 से 3 महीना तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक होने के लिए लगेगा। और जब आपके हार्मोन्स ठीक है और उसके बाद आपका हार्मोन्स ठीक है, आपके एपिजेनेटिक्स को भी आपको रूटीन में लाने के लिए 2 से 3 महीने, अगर आप अच्छे स्टेट में हैं तो भी आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। तो इन दोनों को मिला के आपको मिनिमम 4 टू 5 मंथ्स का टाइम लगेगा। वैसे तो हम 1 साल का टाइम बोलते हैं कि मतलब जो आजकल की जिस लाइफस्टाइल, जिस हैबिट्स में हम रहते हैं, जो एनवायरनमेंट है, जितना पोल्यूशन है, उन सब चीज के हिसाब से वे यूजुअली से कि 1 साल का टाइम होना चाहिए। लेकिन इतना लंबा मोटिवेशन रखने का टाइम, इतना लंबे टाइम तक अपने आप को मोटिवेट रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। सो बेयर मिनिमम अगर आपको जो टाइम है दैट इज 4 टू 5 मंथ, दैट इज मैंडेटरी फॉर अ जब आप ये सारी की सारी जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल और जब आप रेगुलर रूटीन जब अडेप्ट करते हैं, उसके बाद आपको एटलीस्ट 4 टू 5 मंथ्स चाहिए होते हैं। तो हम जब एक हमने एस्पेक्ट देखा कि हमारे स्पर्म्स और एग्स का क्या होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि जब हम कंसीव करने से पहले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारा डाइट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जितना अच्छा न्यूट्रिशन हमारा होगा उतनी अच्छी हमारी हेल्थ होगी, राइट? तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, अगर हम सिंपल उसमें समझें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे खाने को बहुत माइन्यूट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और फिर उसके अंदर से न्यूट्रिशियस जूस हमारे ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो हमको नरिशमेंट मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो क्या होगा कि हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितना भी न्यूट्रिशियस फूड लें, उससे हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसको आयुर्वेद के कंटेक्स्ट में समझें तो आयुर्वेद कहता है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, कि हमारे शरीर के 3 घटक हैं। एक है दोष, एक है धातु और तीसरा है मल। दोष मतलब आपके अंदर जो वात पित्त कफ होता है, और दूसरा है जो हम खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उससे सबसे पहले क्या बनता है, हमारा रस बनता है। दूसरा उसका उससे रस के बाद उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, और फाइनली जाके लास्ट जिसको हम शुक्र बोल रहे हैं, तो वो जो शुक्र होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनने के लिए हेल्प करता है, या दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें तो आयुर्वेद कहता है कि मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, मतलब कि हमारा अगर डाइट ठीक नहीं है और हमारा लाइफस्टाइल या हमारा रूटीन अगर ठीक नहीं है तो उसके कारण क्या होगा, दोष में विकृति आएगी। दोष हमारे कौन से थे, वात पित्त और कफ। तो अगर इनमें कोई भी इम्बैलेंस आता है तो पहला इम्पैक्ट होता है कि वो हमारे मल निष्कासन प्रॉपर नहीं हो पाता, राइट? और दूसरा जो होता है, जो हमारे धातु है, धातु मतलब आपके जो रस है, रक्त है, जो ये सारी जो चीजें हैं जो फाइनली आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनमें कमी आ जाती है और विकृति आ जाती है। मतलब एक तो उसकी जो बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, उसमें रिडक्शन हो जाता है, और दूसरा हो जाता है कि उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, राइट? तो ये क्या होता है, इससे हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब पहले तो हमने देखा कि भाई हमारे स्पर्म्स और एग्स के प्रोडक्शन के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये होता है कि वंस द मदर कंसीव, जब माता ने अगर गर्भ धारण कर लिया है तो उसके बाद हम सभी जानते हैं कि एक स्पेशल हार्मोन्स होता है जो हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है कि माँ का जो डाइजेशन रहता है वो ऑलरेडी स्लो हो जाता है। तो अगर हमारा पहले से ही हमारी जठर अग्नि, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं, अगर वो पहले से ही अगर स्ट्रांग नहीं है, पहले से ही अच्छी नहीं है, और कंसेप्शन के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हमारा अगर डाइजेशन लो हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे को और माँ को और बच्चे को दोनों को उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो हमने देखा कि
हमने दोनों एस्पेक्ट्स देखे कि एक हमारे स्पर्म और एग्स का क्या कैसे रोल था, और दूसरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल था। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम खुद के लिए हमें करना होता है तो सर्टेन लेवल तक मोटिवेशन रहता है, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है। लेकिन जब हमें पता चले कि भाई ये सारी चीजें करने से ये क्यों करना जरूरी है और ये कैसे हमारे बच्चे के आने वाले भविष्य को कैसे इम्पैक्ट करेगा, नॉट ओनली आफ्टर बर्थ बट ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स, उस क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है वो उन 9 महीने में, जैसे हमने पहले सेशन में भी देखा कि सबसे ज्यादा 80% डेवलपमेंट बच्चे का मानसिक और इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो उन 9 महीने में हो रहा है। तो अगर हम पहले से ही तैयार नहीं हैं या उतने अच्छे से अपने प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ये ऑलरेडी सेशन हो चुका है, लेकिन इसको हम एक बस इस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके बच्चे का डेवलपमेंट इतने फास्ट रेट में हो रहा है उन 9 महीनों में, और अगर हम तैयार नहीं है तो हम कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो हम मिस आउट कर जाएंगे। तो आदरणीय गायत्री दीदी ने पहले वाले सेशन में हम ऑलरेडी सब बहुत विस्तार से हमें बताया है, पर एक बहुत ही ब्रीफ में जो भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमको पूर्व तैयारी के लिए कैसे मदद मिलेगी। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 ये जो सबसे ऊपर ये जो है ये हमारे वीक्स हैं, राइट। तो 38 वीक्स का जो फुल टर्म होता है ये है, और इसके अंदर जो डार्क ब्लू लाइंस आप देख सकते हैं ये हमारे मेजर डेवलपमेंटल फेज हैं बच्चे के उन 9 महीनों में। तो सबसे ऊपर वाला जो है ये है सीएनएस। सीएनएस है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन और हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो और उसके जो कि हमारे तीसरे हफ्ते से ही ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप देखें तो बाकी के भी जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, जो मेजर बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी ऑलरेडी तीसरे चौथे हफ्ते से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप देखें कि 16 हफ्ते तक ब्रेन का या जो सीएनएस है उसका मेजर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो जब हम देखें कि पहले हफ्ते में जब वो एक बहुत ही छोटे जाइगोट फॉर्म में ही है, तब से उसके अंदर डेवलपमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। और जो भी माँ देख रही है, सोच रही है, महसूस कर रही है, वो उस सेल के सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड होते जा रहे हैं, जो कि उस बच्चे का पूरा कैरेक्टर, उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले 4 से 5 हफ्ते तक तो माता को मतलब पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो ऑलरेडी बच्चे को कंसीव कर चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट देखें तो जितना भी मेजर डेवलपमेंट है वो उन्हीं इनिशियल जो पहले कुछ हफ्ते हैं उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर हम पहले से अगर तैयार नहीं है, पहले से हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम ये जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल फेजेस हैं उसको मिस कर जाएंगे। और जब हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल फेजेस हैं तो इसमें एबनॉर्मलिटीज आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले 3 महीने हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, बहुत, क्योंकि इस टाइम एबनॉर्मलिटीज आने के, मिसकैरेजेस होने के और जो भी गड़बड़ी है उसके चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारे जो पहले 3 महीने हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको रिसर्च भी यही कहता है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैस्टर जनरल हॉस्पिटल के साथ एक जो रिसर्च हुआ है वो भी यही कहता है कि पहले कुछ हफ्तों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्रेन डेवलपमेंट, आपका एंटायर स्पाइन और आपके सारे नर्व्स पहले कुछ हफ्तों में ही हो जाते हैं, जब माता पिता को ये पता भी नहीं है कि उनने कंसीव कर लिया है। तो एक बहुत शॉर्ट में हम जस्ट रन थ्रू करेंगे कि कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो हमने देखा कि सेकंड थर्ड वीक में आपका ब्रेन स्ट्रक्चर बनना चालू हो गया है। आपके थर्ड मंथ में आपके ब्रेन सेल्स और नर्व सेल्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, आपके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। चौथे महीने में आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन है वो 250,000 सेल्स पर मिनट की स्पीड से ग्रो हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से आपके बच्चे का ब्रेन ग्रो हो रहा है। फिफ्थ मंथ में वो आपकी डिफरेंट वॉइसेस को, लैंग्वेज को, वो सारी स्पीचेस को समझने लगा है। अब 6 मंथ्स में आपका ऑलरेडी इतनी हाई स्पीड में 500,000 पर मिनट के हिसाब से आपका ब्रेन ग्रो हो रहा है। 7 मंथ में ही कंप्लीटली एक्टिव। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो 9 महीने में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कितनी
एक छोटे से जाइगोट से, एक छोटे से सेल से आपका बच्चा 9 महीने में एक कंप्लीट ह्यूमन स्ट्रक्चर में तैयार हो जाता है। और उस 9 महीने में जो भी आपका हेल्थ रहेगा, जो भी आपका फिजिकल, मेंटल, आपका जो भी हेल्थ है, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीजें आपके बच्चे को इम्पैक्ट करेंगी। तो जैसे हमने पहले भी समझा कि साइकोसोमैटिक जो रहता है वो आपके थॉट से आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, तो वैसे ही हमारे बच्चे के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है कि जैसे माता का उस ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी जैसे भी जो भी माता का थॉट रहेगा उसके हिसाब से उसके इमोशंस बनेंगे, और उसी के हिसाब से अलग अलग हार्मोन्स उसकी बॉडी में रिलीज होंगे जो कि आपके बच्चे के हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। अगर माँ बहुत खुश है तो उसके बॉडी में अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे कि बच्चे का EQ, IQ, SQ बहुत अच्छा होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, चेयरफुल होगा। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती है तो उसके हिसाब से आपके बच्चे, आपके मतलब मदर के बॉडी में जो भी नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे वो बच्चे के हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्री प्रिपरेशन क्यों करें, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं है तो ये जो मेजर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जो माइलस्टोन्स है आपके बच्चे की उस 9 महीने में, वो हम बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं या उसको हम हैम्पर कर सकते हैं। बिकॉज रिसर्च भी यही कहता है, जैसे हमने पहले देखा कि 80% बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास माँ के गर्भ में होता है। जो भी माँ सोचती है, देखती है, महसूस करती है, वो बच्चे की 50% को डिफरेंट। तो अब हमने देख लिया भाई कैसे, क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्री प्रिपरेशन। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मतलब कुछ लोग बोले कि भाई हम तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटर्मिनिस्टिक हैं, हम तो जब कंसीव करेंगे तब हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। लेकिन क्या आपको सीरियसली लगता है कि ये इतना आसान है? हम कोई मशीन या कोई बटन तो है नहीं कि बस स्विच ऑन कर लिया और सारी चीजें चेंज हो गई। ऐसा नहीं होता है, राइट? तो अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें इसको, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है ये हमारे देश के बेस्ट खिलाड़ी हैं। दे आर द एक्सपर्ट्स, दे आर द बेस्ट इन देयर ओन फील्ड्स, राइट? लेकिन क्या ये सडनली बस उठ के घर से खड़े होते हैं और अपने मैच खेलने चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, राइट? किसी भी टूर्नामेंट के पहले ये अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्ट्रेस के हिसाब से, अपने डाइट के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, अपने बॉडी को ट्यून करते हैं, अपने रूटीन को उतना अच्छा बनाते हैं ताकि जिस दिन वो मैच खेलने जाएं तो वो अलग अलग जो भी सिचुएशंस आती हैं उसको बहुत अच्छे से वो हैंडल कर सके, राइट? तो इररिस्पेक्टिव कि आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने डिटर्मिनिस्टिक हैं, सडनली ओवरनाइट अपने आप को और अपने एंडोक्राइन सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने जो भी अंदर आपकी चीजें चल रही है उसको चेंज करना, अपने माइंडसेट को चेंज करना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना, इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। और स्पेशली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द मदर्स। क्यों? क्योंकि जब मदर कंसीव करती हैं उसके बाद उनकी बॉडी में इतने सारे ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ चुके होते हैं कि शी इज स्ट्रगलिंग विद ऑल दोस थिंग्स। वो ऑलरेडी उन सब चीजों में इतना ज्यादा वो रहती है कि वो नई कोई भी चीज सडनली अडेप्ट करके और अपने आप को चेंज नहीं कर सकती हैं, राइट? तो अब हम आगे देखेंगे कि हमने अभी ये देख लिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, तो अब हम देखते हैं कि क्यों ये हम आगे इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सिर्फ माता और पिता ही इसमें मतलब भागीदारी नहीं होती, पूरी फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? तो जब घर का वातावरण उतना अच्छा होगा, सारी चीजें मतलब क्योंकि सिर्फ माता पिता का ही रोल नहीं रहता, घर के पूरे बच्चों को अच्छे संस्कार देने में, अच्छा वो करने में पूरे घर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जब हम अकेले रहते हैं तो क्या होता है कि जब हम अकेले रहते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत इजी होता है। लेकिन क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हमारा ऑफिस रहता है, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में हमको आते हैं, राइट? तो उन सब के साथ रहते हुए, सारी चीजों का सामंजस्य बिठाते हुए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी सामंजस्य बिठाते हुए हमको फिर अपने आप को तैयार करना है। ठीक है? तो हम अब देखते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे लिए इस समय को, वंस वी हैव कंसीव्ड, यू हैव ऑलरेडी मिस्ड द
अपॉर्चुनिटी। आप कितना भी कोशिश करें, फिर आप उस समय को वापस नहीं वापस खींचे नहीं खींच सकते हैं, राइट? तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। पहले हम देखेंगे क्या करना है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो क्या करना है, तो यू हैव टू ट्यून योर लाइफस्टाइल। हम इतने से वही बात कर रहे हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले ट्यून करना है, ट्यूनिंग विद द टाइम एंड नेचर। कि हर चीज जो भी हम अपने लिए प्लान करें, जो भी रिजीम हम अपने लिए प्लान करें, वो एक समय पे हो, रोज। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, एक दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, नहीं। एवरी डे इट हैज टू बी, एंड यू हैव टू ट्यून विद द नेचर, राइट? कि सुबह जो हमारा दिनचर्या, बिकॉज हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो नेचर के हिसाब से डिजाइंड है, राइट? तो उसके हिसाब से हमें अपना रूटीन डिजाइन करना है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमने अभी तक सारी बातें की, कि हमारा थॉट प्रोसेस हमको बहुत ज्यादा अच्छे से अलाइन करना है। तो जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दी हेल्थ, ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ, राइट? टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको खुद जो भी बहनें हैं वो अपने जो मंथली साइकिल है उसको ट्रैक करें। अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो यू हैव टू स्टॉप टेकिंग ऑल दोज पिल्स। आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंग, आपके जो भी हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से वो आपको मेडिकेशंस या जो भी है उसके हिसाब से वो आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक पूरा सिस्टमैटिक रिजीम हो, एक हेल्थ रिजीम हो। आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सके, अपने एंडोक्राइन सिस्टम को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे उतना स्ट्रांग बनाए और अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। सेकंड जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है हमारी डाइट। क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जितना अच्छा हमारा न्यूट्रिशन लेवल रहेगा उतने ही अच्छे हमारे एग्स और स्पर्म्स बनेंगे, राइट? तो ये तभी नहीं, आगे जाके हमारा अगर एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन अगर हमारे अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो सिर्फ हमारी ही हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि आगे जाके हमारे बच्चों में भी अलग अलग टाइप की बीमारियां ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन, पर्टिकुलर टाइप के जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, उसी कमी से अलग अलग टाइप की बीमारियां बच्चों में हो सकती हैं। सो वी ऑल नो, हम बहुत आजकल टेक्नोलॉजी के एज में है, सो वी ऑल नो कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसमें क्या क्या चीजें होती है। बट स्टिल वी रिकमेंड कि बिफोर कंसेप्शन यू शुड गो फॉर दी स्प्राउटेड ग्रेन्स मोर, कि अगर आप स्प्राउट्स जितना ज्यादा खा सकें, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट डाइट। दूसरा ग्रीन जूसेस, आंवला, व्हीट ग्रास, मोरिंगा की, यू कैन हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, उसको अपने डाइट में उनका इंटेक आप बढ़ाएं। दूसरा कुछ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, विच इज गुड, जो काफी अच्छी होती है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, प्लस आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के प्रोडक्शन और उसकी हेल्थ के लिए जो अच्छी होती है। तो आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपको चैट बॉक्स में भी इसकी डिटेल्स भेज सकते हैं। ये मदर के लिए हैं, माता के लिए, जो आप पहले ले सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इन्हें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इनको इजीली ले सकते हैं। दूसरा ये कुछ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बिफोर कंसेप्शन फादर के लिए हम रिकमेंड करते हैं। तो इसके आगे जब हम बढ़े तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो है फास्टिंग का। यूजुअली आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी दोनों फास्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो भी छोटी मोटी बीमारियां या जो भी दूसरी बीमारियां होती, उसको भी हमको कंट्रोल करने में या उसका लेवल लो लाने में हमको काफी मदद मिलती है, राइट? तो जब भी हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हम वैसे निर्जला उपास नहीं करना है हमें। यू हैव टू टेक कि हमको सिर्फ अपना इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको थोड़ा सा आराम देना है। तो जब वो करें तो हम, या तो अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता है फास्टिंग करना तो आप हाफ डे कर सकते हैं, और फुल डे कर रहे हैं तो यू कैन हैव जूसेस। आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं अलोंग विथ लॉट ऑफ वाटर। स्पेशल रिकमेंडेशन होती है कि जब आप फास्ट करें तो आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलती हैं। सेकेंड, जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स या स्पिरिचुअल एंगल से समझें, तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, एंड यू री एनर्जाइज और आप रिजुविनेट फील करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वंस अ वीक अगर आप फास्टिंग
कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आसन। हम सबको पता है कि आसन करना है, तो ये जो आसन है ये इसकी अलग से सेशंस भी होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी एक्सपर्ट के अंडर ये सारे आसन मतलब करें ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो आसन कौन से करने हैं उसके लिए हमें 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि आपको वो सारे आसन करने हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करे, राइट? कि आपको फिजिकली बहुत अच्छा, बहुत फिट बनाए। दूसरा है, दूसरा जो आपको करना है वो करना है कि आपके डाइजेशन को, जो चीज डाइजेस्टिव सिस्टम को जो इम्प्रूव करने में हेल्प करे, राइट? ये हमारी जितनी अच्छी जठराग्नि होगी, जैसे हमने देखा, तो उतना ही अच्छा आपका ओवरऑल हेल्थ होगा। तीसरे आपको वो सारे आसन करने हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसको बनने में और उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए में हेल्प करें, उस टाइप के आपको आसन करने हैं। और स्पेशली जब मदर्स के लिए उनको वो आसन करने हैं जो उनके बैकबोन को, जो उनके बैक को स्ट्रॉन्ग करे, बिकॉज वंस मदर कंसीव, जब मदर कंसीव करती है और जब बेबी ग्रो होता है तो उनके बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग आसन होते हैं जो आप पहले किसी भी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर सीख सकते हैं। अब हम इसके पहले कि आगे बढ़ें, तो मैं एक छोटे से छोटे से एक एक्सपेरिमेंट वैसे हम करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जैसे अगर आप देखें तो अभी आप सभी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जो भी हमारे भाई बहन अगर फोन पे अटेंड कर रहे हो या लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हो, तो यूजुअली आप देखेंगे कि जब भी हम फोन पे देखते हैं, स्पेशली जब हम फोन यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हम अपने सामने रखते हैं फोन को, राइट? तो वो जो फोन रहता है वो यूजुअली हमारे लोअर बॉडी पार्ट के पास रहता है, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बहुत नजदीक होता है। तो क्या होता है कि जब हम इस तरीके से जब हम यूज करते हैं फोन, तो जो रेडिएशन उसमें से निकलते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और जो कि हमारी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। रिसर्च भी यही कहता है कि जो रेडिएशंस निकलते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, सिर्फ ना कि सिर्फ हमारी ओवरऑल हेल्थ को, बल्कि हमारे फर्टिलिटी को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हमें इसका ध्यान पहले से ही रखना है, क्योंकि ये जो एक होती है हमारी फोन पकड़ने की जो आदत होती है वो एक हमारी हैबिट होती है, राइट? तो ये अभी तो हमारे स्पर्म्स और एग्स को इम्पैक्ट कर ही रही है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट कर ही रही है। जब हम आगे कंसीव भी करते हैं, तो जब हमारे बेबी जब मदर की वूम में होता है, तो रिसर्च कहता है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो भी इसमें से निकलती है, वो हमारे गर्भ के अंदर उसकी जो है पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो हमारे बच्चे के ब्रेन में 100% पेनिट्रेट कर देता है, कर सकता है। तो और उससे उसकी ब्रेन के जो डेवलपमेंट है वो उसमें काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, राइट? तो हमें क्या करना है कि हमें पहले से ही प्री प्रिपरेशन में अपने फोन को अपने आप से दूर रखने की आदत शुरू से ही अपने आप को शुरू से ही उसकी तैयारी करनी है कि हम अपने आप से फोन को या रेडिएशन को जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। इसमें कुछ रिसर्च भी हैं जो ये बताता है कि क्या इसको इम्पैक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो कमिंग ऑन वो है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले भी देखा कि हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। हमने देखा कि हमारे इमोशंस जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को, राइट? तो उसको हमें जब प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला जो आता है वो है डायलेमा एंड इट्स इम्पैक्ट। कि जब हम तैयारी करें, जब हम प्रिपेयर करें, तो हम इस ड्यूअल माइंड से ना तैयारी करें कि हमको करना है या नहीं करना है। उससे क्या होता है कि जब हम पूरी तरीके से, अगर हमारा माइंडसेट नहीं है, अगर हम माइंडसेट नहीं है और हम उस कंफर्म स्टेट में नहीं है, तो उससे क्या होगा कि हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। और उससे क्या होगा कि लेटर ऑन जो भी हमारे प्रेगनेंसी के टाइम, पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो अलग अलग सिचुएशंस आती है, उसको हम उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जब हम डायलेमा की सिचुएशन में होंगे तो क्या होगा कि हम यूजुअली स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा रहते हैं। जब हम स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा रहते हैं तो हमारे अंदर साइकोसोमेटिक डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत क्लियर माइंड से आगे अपने तैयारी करें।
सेकंड जो आता है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में, वो है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट और सराउंडिंग मैनेजमेंट। तो जब हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा हमारे जो भी रिलेशन, जो हस्बैंड वाइफ है, जो फैमिली है, उसमें कॉमन गोल होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। व्हेन वी आर प्लानिंग अवर कंसेप्शन, सो देयर हैज टू बी सम कॉमन गोल्स, राइट। और उसके बाद सेकंड जो आता है वो है कम्युनिकेशन, कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप डिस्कस करें। प्री नोशंस या जिसको हम परसेप्शंस बोलते हैं, वो परसेप्शंस बना के ना चलें। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगर कहीं भी कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारी जो साइकोलॉजी होती है या जो हमारा इमोशंस होता है, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तीसरा होता है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट्स। हमेशा जीवन में हर सिचुएशंस या जो भी चीजें आती है, वो हमारे हिसाब से नहीं होती है, राइट। तो हमें चीजों को समझ के और उसके हिसाब से एडजस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कोई गलती हो भी जाती है, तो उसको फॉरगिवनेस वाले मोड में रहना चाहिए कि ठीक है, माफ कर दिया और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। दूसरा है थॉट मैनेजमेंट। थॉट मैनेजमेंट इट स्टार्ट्स विथ नोइंग योरसेल्फ, कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। हाउ नो नो द पीपल अराउंड यू एंड नो द सिचुएशन। इन तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम अपने, क्योंकि हम जो आसपास की चीजें हैं उसको हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे बोला भी गया है कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, राइट। तो आप अपने मनस्थिति को अगर बदल सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हैं, तो क्या होता है कि आप अगर सिचुएशन या चीजों के हिसाब से अगर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, तो आप बहुत अच्छे, आप अपने आप को बहुत डिस्ट्रेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं। और अगर कोई चीज, अगर प्रॉब्लम भी है, अगर कोई ज्यादा अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो आप यू शुड लेट इट गो, क्योंकि हर चीज अपने हिसाब से नहीं होगी। यू शुड अट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू शुड ऑलवेज अट्रैक्ट दैट पीस, लव एंड कामनेस। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है हमारा सराउंडिंग मैनेजमेंट। जितना अच्छा, जितना नीट एंड क्लीन, जितना वाइब्रेंट अगर हमारा आसपास का एनवायरनमेंट रहेगा, उतना ही हमको अच्छा फील होगा। मतलब है ना, हमारे हमको अच्छे पीसफुल रहेंगे, हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है प्राण तत्व। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हमारे एग्जिस्टेंस और हर चीज के एग्जिस्टेंस का द ओनली थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट इज द प्राण तत्व, जिसको हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, राइट। वो हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी होता है, कि अगर हम जीवित हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वाइटल एनर्जी। अगर वो वाइटल एनर्जी या वो प्राण तत्व अगर हमारे अंदर नहीं है, तो वी आर डेड, राइट। तो वो जो प्राण तत्व है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे, नॉट ओनली फॉर आवर एग्जिस्टेंस, बट जितना हमें टैलेंट है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारे अंदर स्पेशलिटी है, जो भी चीजें हमारे अंदर है, वो सारी की सारी चीजें हमारे अंदर उस प्राण तत्व के कारण ही है। अब प्राण तत्व क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्राण तत्व हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे टाइप के हेल्थ को प्राण तत्व क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। और जो प्राण तत्व है, वो हमारे, जैसे हमने पहले ही देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस प्राण तत्व। तो जो अगर हमें ज्यादा, जितना ज्यादा प्राण तत्व रहेगा, उतने हेल्दी हम रहेंगे, और जितने हेल्दी हम रहेंगे, उतने ही हेल्दी हमारी स्पर्म्स और एग्स रहेगा। और फर्दर हमारा अगर उतने एनर्जी के साथ हमारे, जब हम फर्टिलाइज करते हैं, तो हमारा एम्ब्रियो और हमारे आगे आने वाले बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट सारा का सारा, जितना ज्यादा प्राण तत्व माता पिता में रहेगा, उतना अच्छा बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर जो प्राण तत्व है, उसको इंक्रीज करें। तो देयर आर कपल ऑफ टूल्स, जो हमें प्राण तत्व इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहला इसके अंदर है रीडिंग गुड लिटरेचर, जिसको हम कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या करता है? यूजुअली जैसे हमने हमेशा सुना है कि जो बुक्स होती है, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, राइट। तो बुक्स जो होती हैं, वो हमारे थॉट मैनेजमेंट, हमारे थॉट को अलाइन करने में हमें हेल्प करती है, क्योंकि यूजुअली हमारा एक्सपोजर उतना नहीं होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है। तो जो बुक्स होती है, वो हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक बड़ा पिक्चर दिखाने में हेल्प करती है।
क्योंकि हम हर चीज अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो हमें दूसरों की लाइफ से कैसे हम लर्न कर सके और कैसे ग्रो हो सके उसमें हेल्प करती है। और जब हम कोई भी बुक रीड करें तो उसको अपने पार्टनर के साथ, अगर हस्बैंड पढ़ रहा है तो वाइफ के साथ, या अगर वाइफ पढ़ रही है तो हस्बैंड के साथ मिलकर पढ़ें और उसको डिस्कस करें, ताकि आप दोनों यू बोथ आर एट द सेम पेज। दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग सेम है तो क्या होगा कि आपको हर चीज में आपको हेल्प मिलेगी आगे। एक प्रॉपर, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन थॉट प्रोसेस आपका रहेगा, तो वो आपको हर चीज के लिए हेल्प करेगा। तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है? आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी महामानवों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। Second, very important is, as we all know, is the pranayam. So pranayam is nothing but absorbing that प्राण तत्व जो इस ब्रह्मांड में, जो प्राण तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और उसको अपने अंदर स्टोर करके अपने पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करना, और जिससे कि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, राइट। तो जो प्राणायाम रहता है तो उसके अंदर सिर्फ क्रिया, जैसे हम बोलते हैं कि हमने अनुलोम विलोम किया या हमने जो भी नाड़ी शोधन किया, तो उसके अंदर सिर्फ क्रिया ही नहीं, भाव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी हम कोई प्राणायाम करें तो उसके साथ भाव को जरूर जोड़ें। दूसरा जो होता है कि हम आजकल शहरों में रहते हैं, इनफैक्ट अगर छोटा स्मॉल टाउन भी है तो भी पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो हमारा एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, राइट। और जब हम नॉर्मल रेगुलर रूटीन में जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शैलो ब्रीदिंग होती है, राइट। हम अपने फुल लंग कैपेसिटी के साथ वर्क नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें पता ही है कि ये क्यों जरूरी, कितना ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय हम उस ऑक्सीजन को और उस प्राण तत्व को अपने अंदर लेकर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को और अपने अलग अलग सेल्स को पहुंचाते हैं, ताकि वो रिजुवनेट और रीजनरेट हो सके। तो यहाँ पे कुछ एक हमने प्राणायाम के आपको नाम दिए हुए हैं जो हमें प्री कंसेप्शन के समय करना है, जो बहुत ज्यादा हमारे ओवरऑल हेल्थ पे, नॉट ओनली हमको काम करने के लिए और हमारे एक प्राण तत्व बढ़ाने के लिए, बल्कि एक ओवरऑल हेल्थ में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये जब एक छोटे से उससे समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटे से प्रोसेस के थ्रू, कि जब हम इनहेल करें कोई भी प्राणायाम में, जब हम इनहेल करें तो हम ये इमेजिन करें कि वो जो वाइटल एनर्जी जो सातों लोकों में व्याप्त है, जो एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन दी सेवन लोकास, वो हम अपने अंदर इनहेलेशन के टाइम हम उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हम अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं तब हम ये इमेजिन करें कि वो जो वाइटल एनर्जी है वो हमारे हर एक एनर्जी, हर एक सेल्स में, हर एक बॉडी पार्ट में जाके उसको एनर्जाइज कर रही है, उसको हेल्दी बना रही है। जब हम एक्सेल करते हैं तो हम ये सोचें कि हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है, जितना स्ट्रेस है, जितना टेंशन है, वो सारा बाहर जा रहा है और हमारे अंदर डिविनिटी आ रही है। और जब हम बाहर अपनी सांस रोकें तब हम ये सोचें कि जो हमने वो वाइटल एनर्जी जो हमने अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी, वो हमारे अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, हमारे मूलाधार चक्र से हमारे सहस्त्रार चक्र की तरफ नीचे से ऊपर बढ़ रही है। तो ये इस प्रकार के जगह जब हम प्राणायाम का जब हम भाव करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब दैट प्राण तत्व विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मेडिटेशन, राइट। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज नथिंग बट गिविंग अ बाथ टू अ पर्सनालिटी बाय द नोबल थॉट्स। किसी भी अच्छे विचार पर ध्यान केंद्रित करना होता है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के वेव्स जनरेट होती हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, जो हमारे अटेंटिवनेस को बढ़ाता है, जो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस को इंक्रीज करता है, जो हमारे हमको काम और बैलेंस करने में काम और बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो आप किसी भी चीज के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। आप हिमालय के ऊपर कर सकते हैं, आप उगते हुए सूर्य के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपने अंदर वो वाइटल एनर्जी को फील करके उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं।
सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन मेडिटेट। जब आप मेडिटेशन स्टेज में होते हैं तो आपका रेस्पिरेशन रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, आपकी हार्ट बीट रिड्यूस हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा एंजाइटी लेवल रिड्यूस हो जाता है और हम बहुत ज्यादा बेटर फील करते हैं, रेजुविनेट और री एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से मेडिटेट कर सकते हैं। देर बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, आप म्यूजिक के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है हमारा स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, जैसे हमने पहले भी बात की कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो दैट इज परफेक्टली फाइन, बट आपको स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार करना है। मतलब जो भी उसके अच्छी गुण हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो भी उसमें अच्छी टीचिंग्स और लर्निंग्स हैं, उसको अपने अंदर इम्बाइब करना है आपको स्पिरिचुअलिटी में। तो इसके अलग अलग वेज हैं। सबसे पहला है गायत्री मंत्र का चैंटिंग। तो गायत्री मंत्र जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भगवान का मंत्र नहीं है, ये वो मंत्र है जो हमें हमारे अंदर हमें एक सही मार्गदर्शन देने के लिए, हमारे अंदर जिसको बोलते हैं प्रखर प्रज्ञा, प्रज्ञा को बढ़ाने का एक मंत्र है और जो हमें एक राइट डायरेक्शन दे सके। तो जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो जो वो जब ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं तो उसके अंदर से उस टाइप के पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा बहुत अच्छा उसके अंदर इम्पैक्ट करते हैं और हमें स्पिरिचुअली भी बहुत कामनेस देते हैं। इसमें हमें इसमें जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इसके अंदर दो चीज अगर हम कर सकें ऑन डेली बेसिस, स्पिरिचुअल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो दो चीज का हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हम उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, वो है हमारी आत्मबोध की साधना और तत्वबोधना, राइट? आत्मबोध जो हम करते हैं कि जब हम सुबह उठें, द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठें तो हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करें इस नए जीवन के लिए कि हमें एक ये नया जीवन मिला है। हमें ग्रेटिट्यूड पे करना है और उसके बाद हमें अपने उस पूरे दिन का एक प्रॉपर प्लान बनानी है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, हमें क्या क्या चीजें अच्छी करनी है और हमारा क्या डे का प्लान रहेगा। और तत्वबोध जो रहता है, तत्वबोध के अंदर अगेन हम हमारे अंदर पूरे दिन में जो रहता है पूरे दिन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें हम करते हैं, राइट? तो कुछ गलतियां भी हो सकती है, हो सकता है जो हमने प्लान बनाया था हमने उस हिसाब से काम नहीं किया हो। तो जब हम तत्वबोध करते हैं तो हम इसको एक फॉरगिवनेस का एक भाव रखते हैं कि हमने अगर कोई गलती की है, किसी का मन दुखाया है तो हम उससे माफी मांगे और किसी ने हमारा मन दुखाया है तो हम उससे भी माफ कर दें, राइट? क्योंकि जो होता है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हिपोकैम्पस, जो हमारे दिन भर की मेमोरी को रात में जब हम सोते हैं तो उसको रिसाइकल करता है, राइट? तो क्या होता है कि जो दिन भर हम सोचते हैं जो भी चीजें होती है तो वो वापस से उसको वो हमारी मेमोरी बनाता है। तो अगर हम दिन भर का जो भी स्ट्रेस, अगर हम उस दिन भर की चीजों को अगर हम जब शाम को सोचें, जब हम रिवाइज करते हैं, तो अगर हम नेगेटिव चीजें सोचेंगे तो क्या होगा कि वही चीजें रात भर हमारे मेमोरी में रहेगी और हमारे हिपोकैम्पस को डिस्टर्ब करेगी, जो कि हमारे मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है या उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, राइट? तो हम आत्मबोध और तत्वबोध की साधना रोज करें। सेकंड होता है यज्ञ थेरेपी। यज्ञ थेरेपी में क्या करना है? यज्ञ का जो भाव है वो है सेक्रीफाइस का भाव होता है। वो हमें सेक्रीफाइस करना सिखाता है कि खुशी से हम कैसे वो भाव लेकर आए। बिकॉज आजकल जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्यों प्रॉब्लम्स हैं कि आजकल कोई भी खुशी से सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है। हर कोई भी चीज होता है तो उस सेक्रीफाइस को हमने कॉम्प्रोमाइज का शब्द वो दे दिया है, भाव कि हम कोई भी चीज करते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, आप वो चीज उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जो यज्ञ है वो हमें देने का भाव सिखाता है। सेकंड जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसमें हर्ब्स डलते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। और तीसरा जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें हम मंत्र चैंटिंग करते हैं। जैसे हमने पहले समझा कि मंत्र का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे अलग अलग ग्लैंड्स के ऊपर और हमारे हार्मोन सिक्रीशन के ऊपर। और जो लास्ट है वो है हमारा बलि वैश्व यज्ञ। बलि वैश्व यज्ञ मतलब जब जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारा वैसे ही हम बनते हैं, जैसे खाए अन्न वैसे बने हमारा मन। तो हमें जब भी हम भोजन करें तो उस भोजन को हम सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करें, ताकि उससे हमारे जो फिजिकल, मेंटल और जो हमारे इमोशनल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहता है।
तो इसी के साथ हम अपने इस आज के सेशन के एंड में आते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमारे को प्री प्रिपरेशन क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है, क्या रीजंस हैं उसके। दूसरा हमने देखा कि क्या क्या करना है, और लास्ट में हमने देखा कि उसको कैसे करना है। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे बच्चे हमें कहेंगे कि थैंक्स फॉर टेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स टू मेक माई लाइफ सो वंडरफुल। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इसी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तैयारी करेंगे और उसे उन्हें बहुत अच्छा और संस्कारवान बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता जी, आपने बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में हमारी भावी माताओं को और भावी पिताओं को ये समझाया कि ये कितना जिम्मेदारी का कार्य है और सभी इसको कितनी जिम्मेदारी से लें। और हम ये अच्छी तरह से जान गए कि जैसा साचा होगा वैसे ही मूर्ति बन करके निकलेगी। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब आगे का प्रोग्राम बढ़ाते प्रश्नोत्तरी का, और आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी से निवेदन करेंगे और कि वो अपना मार्गदर्शन करें हमको अपने इस आज की कार्यशाला के विषय में हम सभी को संबोधित करें। सभी हमारी भावी माताओं को और सभी जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं उनका शांति कुंज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ना केवल अभी तक ये सुना कि जब बच्चा आपके गर्भ में है तो क्या करें, बल्कि जो वो लोग भी सुन रहे हैं जिनको प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन के लिए हमारी अर्पिता जी ने बहुत अच्छे उसमें बताया कि आपका दो चीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए और आपका हार्मोनल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और ये भी बताया कि आपके विचार और आपकी भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खाली खाने से ये शरीर तो बन जाएगा लेकिन वो एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाएगा। तो अच्छा इंसान भी बन पाए इसलिए आपके विचार भावनाएं भी अच्छी हों। इसलिए उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बताया कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए, आपको जो है वो योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने को स्पिरिचुअली भी अच्छा बना करके एक अच्छा इंसान बना सकती हैं। और हार्मोनल में उन्होंने ये बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी होती है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये मास्टर ग्लैंड क्या करती है, आपके पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, पूरे बॉडी को। और जो आपके अंदर जो ये बन रहे हैं बीज, स्पर्म्स एंड ओवा, उनको भी वो कंट्रोल करती है। और वो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है आपके विचार और भावनाएं। मतलब वो विचार और भावनाएं आपके हाइपोथैलेमस थैलेमस में जाती हैं और वो इसको कंट्रोल करती हैं। तो ऑन दी होल देखा जाए तो आपका विचार भावनाएं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्री प्लानिंग के समय इसको ठीक रखिए ताकि आपको एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो सके। और इसके अलावा हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस प्रिपरेशन के समय में यदि 3 महीने के अंदर, जो अर्पिता जी ने बताया, तो 3 महीने में आप 9-9 दिन के 3 अनुष्ठान कर लीजिए। जैसे कि आपने ये देखा कि जो आप फास्ट रखेंगी, तो फास्ट रखने से क्या होता है, इसके ऊपर तो नोबेल प्राइज मिल चुका है योशिमी ओसुनोरी को, कि अगर आप फास्ट रखती हैं तो आपके अंदर जो बैड सेल्स हैं, जो आपके ऑक्सीडेंट्स हैं, वो जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए फास्ट रखना भी ज़रूरी है। अच्छा, फास्ट में एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जूस की जगह आप फल लीजिए, क्योंकि फल में फाइबर्स होते हैं। तो जूस की जगह अगर फाइबर्स का इस्तेमाल करिए और 9 दिन का अगर थोड़ा फास्ट रख सकें पहले, और उसके बाद एक अनुष्ठान कर लीजिए। अनुष्ठान कैसे किया जाता है ये गायत्री परिवार के सब लोगों को मालूम है, अर्पिता जी भी अपने उधर कराती होंगी, और ये आपके यहाँ जो भी होंगे गायत्री परिवार के, नहीं तो आप awgp.org पे जा करके गायत्री अनुष्ठान कैसे करते हैं ये आप पता लगा सकती हैं। तो गायत्री मंत्र का जप करिए, और आप ना रह सकिए तो एक टाइम आप भोजन कर सकती हैं, अगर रह सकिए तो फल फूल दूध पर रह लीजिए। तो इस तरह से यदि अनुष्ठान कर लेंगी तो ऑन दी होल आपकी पूरी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा
हमारे ख्याल से अर्पिता जी ने पूरा आपको सब बता दिया है, और जो कुछ होगा वो क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर शुरू किए जाएं।